नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। जस्टिस सूर्यकांत आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वो जस्टिस BR गवई की जगह लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने, बिहार मतदाता सूची समीक्षा व पेगासस सुपरवेयर केस जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा में रहे हैं। बतौर CJI उनका कार्यकाल करीब 15 माह का होगा। वो 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। रामपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भाजपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। केशव प्रसाद मौर्य ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया माल्यार्पण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में हो रही है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा के बाद केशव प्रसाद मौर्य जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हुए शामिल। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने महुआ डाबरा अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार को पुरस्कार में दिए गए 200 करोड़ रुपए के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य नए आयाम को छू रहा है। खनन को लेकर प्रदेश भर में तरह तरह के आरोप लगते थे, जिस पर पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री और खनन विभाग ने पारदर्शिता नीति अपनाते हुए जो पहले प्रदेश भर में 200 करोड़ रुपए का राजस्व नहीं जाता था, वो इस बार 1100 करोड़ रुपए का राजस्व पहुंचा है। कई गुना राजस्व बढ़ा है। उसी के तहत भारत सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में आयोजित स्वागत और सम्मान समारोह में चंद्रोटी, गढ़ी, गुजराड़ा और सरोना की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति और सभी सदस्यों को पुष्पमाला पहनाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री गणेश जोशी ने नव चुने गए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सहकारिता व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और समितियों के माध्यम से किसानों, युवकों एवं स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। इसके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार सहकारी समितियों को और अधिक सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जिम्मेदारी भाव से कार्य करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आह्वान किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई टीम सहयोग और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए समितियों को मजबूती प्रदान करेगा, क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएगी। कांग्रेस की नई टीम के ऐलान के बाद हरीश रावत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष से अपील की है कि उन्हें बूथ अध्यक्ष बना दिया जाए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह समेत पूरी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस में 3 लोगों का संगठन है और टीम के ऐलान के बाद जिस प्रकार हल्ला मचा हुआ है वो सभी जानते हैं। महेंद्र भट्ट ने गणेश गोदियाल के नकली बंदूक वाली वीडियो पर भी हमला किया। कांग्रेस की नई टीम के ऐलान के बाद हरीश रावत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष से अपील की है कि उन्हें बूथ अध्यक्ष बना दिया जाए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह समेत पूरी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस में 3 लोगों का संगठन है और टीम के ऐलान के बाद जिस प्रकार हल्ला मचा हुआ है वो सभी जानते हैं। महेंद्र भट्ट ने गणेश गोदियाल के नकली बंदूक वाली वीडियो पर भी जुबानी हमला किया।
उपनल कर्मचारियों की सभी मांग जल्द पूरे होने जा रही है। उपनल कर्मचारियों को राज्य सरकार से बड़ी राहत मिलेगी। गृह सचिव शैलेश बगौली ने कोर्ट के ऑर्डर्स और कर्मचारियों की मांग पूरी करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों से लगातार वार्ता की जा रही है। उनकी मांगों को चरणबद्ध तरीके से अमल में लाया जाएगा। बड़ा वित्तीय खर्च होने के कारण समय लगना लाजमी है। दरअसल 2 हफ्तों से अधिक समय से प्रदेश भर के उपनल कर्मचारी नियमितीकरण और समान वेतन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकार और उपनल कर्मचारियों के बीच समन्वय बना हुआ है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आयुष के क्षेत्र में सुझाव को लेकर सरकार ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। आयुष निदेशक डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि आयुष नीति के अंतर्गत हर जनपद के एक गांव को आयुष ग्राम बनाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष ग्राम में आयुष आधार पद्धति को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। उस गांव में जो होम स्टे और रिजॉर्ट होंगे उसमें आयुष आधारित चिकित्सा को प्रमोट किया जाएगा। पर्यटकों को भी आयुष से जोड़ने के लिए कार्य किए जाएंगे। नेरुल क्षेत्र में बिना अनुमति आयोजित किए गए उद्घाटन कार्यक्रम के मामले में नेरुल पुलिस स्टेशन की ओर से नोटिस जारी किए जाने की जानकारी मिलते ही अमित ठाकरे स्वयं पुलिस स्टेशन पहुंचे। खास बात ये रही कि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से नेरुल पुलिस स्टेशन तक वो पैदल चलते हुए पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से नोटिस स्वीकार की। उनकी इस तरह की उपस्थिति की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। कार्यक्रम के लिए प्रशासन से कोई अनुमति न लेने का आरोप इस मामले में लगाया गया है। नेरुल पुलिस इस संबंध में आगे की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव में चलते रहता है, चुनाव में ऐसी बातें करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। चुनाव के बाद भी सभी शहरों का विकास करना है। मैं भी कहीं जाऊंगा, मैं भी यही बोलूंगा, मुझे भी चुन कर दो, मैं ज़्यादा पैसे दूंगा। हर्षद मदली ने कहा है, अल्फला में सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है कि मुसलमान सर उठा के ना चल सके। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हुए, ये मुसलमान का असली आइकॉन है, जिनको देखकर हमारा भी सिर आदर्श झुकता है और वो हमेशा सर उठा के चलते रहे। उनको आइकॉन बनाया, ना दूसरे को आइकॉन क्यों बनाते हो। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत सोमवार को नौसेना में शामिल होने जा रहा है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होने हैं, जिनमें से ये पहला पोत है। इस समारोह की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। नौसेना ने माहे को पश्चिमी समुद्र तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर यानी मौन शिकारी बताया है। नौसेना ने कहा है कि इसका जलावतरण उथले पानी के लड़ाकू पोतों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक है। माहे को उथले पानी में पनडुब्बियों की खोज कर उन्हें नष्ट करने, तटीय निगरानी करने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा जैसे अभियानों के लिए बनाया गया है। स्कूल में कक्षा 9वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हुई है। स्कूल प्रबंधक का कहना है कि बच्चे की छत के नीचे गिरने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि छत से गिरने से घायल बच्चे को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे सैफई से आगरा ले जाया जा रहा था, जिस दौरान उसकी जान चली गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। एसपी सिटी ने स्कूल में टीमों का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सिदूती ग्लोबल स्कूल का बताया जा रहा है। सिरसिया थाना क्षेत्र के सुहेलवा वन क्षेत्र की घटना सामने आई है,
जहां सोहेलवा वन क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक का शव वन चौकी जरमौली के पास रोहिणी के पेड़ की डाल से गमछे के सहारे लटका हुआ मिला। सुबह चरवाहों की नजर जब उस पर पड़ी तो तुरंत उन्होंने ग्राम प्रधान पुत्र रवि आर्य को सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग, पुलिस व एसएसबी टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जारी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पालघर के जंगल में फुटबॉल खिलाड़ी का शव मिलने की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मुंबई की अंडर 16 फुटबॉल टीम में अपना कौशल दिखाने वाले एक खिलाड़ी का मृतदेह मिला है। इस खिलाड़ी का नाम सागर सोरती बताया जा रहा है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सागर का मृतदेह पालघर जिले के मेंढवण खिंड जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। हालांकि इस युवा खिलाड़ी की अचानक हुई मौत से सभी में दुख की लहर है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कई बूथों का किया औचक निरीक्षण। विशेष प्रांगण पुनरीक्षण अभियान SIR 2026 की प्रगति का जायजा लिया। कंपोजिट विद्यालय पांडेपुरवा, पंचायत भवन बरदेहरा, भारी व सेनवा में निरीक्षण, BLO से भरे गए फॉर्म और कार्य प्रगति की जानकारी ली। निर्देश, हर पात्र नागरिक का नाम अवश्य जोड़ा जाए, कोई मताधिकार से वंचित न रहे। मृत, डुप्लीकेट, शिफ्टेड मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे। समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान BLO व कर्मचारी उपस्थित रहे। हरदोई जनपद में बढ़ रही जेब कटी और चोरी की वारदातों के बीच लोनार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार देर शाम नेवादा रोड पर पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिनमें दोनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। पकड़े गए आरोपी फारुखाबाद जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं, जो लोनार समेत कई थाना क्षेत्रों में लगातार सक्रिय थे। जेब कटी की वारदात से शुरू हुई कार्यवाही 17 नवंबर 2025 को सैतियापुर निवासी रमेश सिंह ने थाने में तहरीर दी थी कि वो अपने भांजे के साथ ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रिक्शे में मौजूद एक अज्ञात युवक ने उनकी जेब से नकदी निकाल ली और पहले से मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। घटना के बाद थाना लोनार में मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच तेजी से शुरू की गई। SP हरदोई के निर्देश पर विशेष टीम सक्रिय चोरी, टप्पेबाजी और नकबजनी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक हरदोई ने विशेष टीम गठित कर सभी थानों को सतर्क रहने को कहा। महाराष्ट्र के जलगांव में उजागर हुआ फर्जी कॉल सेंटर रैकेट अब एक स्थानीय ठगी ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि इसका नेटवर्क 3 राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन फ्रॉड तक फैला हुआ पाया गया है। यह वही मामला है जिसमें शिंदे गुट से जुड़े पूर्व मेयर ललित कोल्हे पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार कॉल सेंटर को कोल्हे के फार्म हाउस से संचालित किया जा रहा था, जहां छापेमारी के दौरान कई लैपटॉप, मोबाइल और डिजिटल उपकरण बरामद हुए थे। इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महीनों से फरार 3 मुख्य आरोपी अकबर, आदिल और इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें इस रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। नई गिरफ्तारियों के साथ कुल आरोपियों की संख्या बढ़ गई है। पुलिस का कहना है कि गैंग विदेशों के नागरिकों को कॉल और ऑनलाइन मैसेज के जरिए ठगी कर लाखों रुपए हड़पने में शामिल था। जांच टीम अब रैकेट के मुंबई लिंक, बाकी राज्यों में मौजूद नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। नवी मुंबई की APMC स्थित श्रीनिधि होटल एंड लॉन्जिंग में चल रहे सेक्स रैकेट का नवी मुंबई पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया, साथ ही लॉज में देह व्यापार का व्यवसाय चलाने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना मिली कि एपीएमसी के श्रीनिधि होटल एंड लॉन्जिंग में देह व्यापार का व्यवसाय किया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने एक नकली ग्राहक को लॉज में भेजा। उस ग्राहक के पहुंचते ही मैनेजर मस्तराम ने उसे 2 महिलाओं में से एक को दिखाया और पसंद आने पर 4,500 रुपये लेकर महिला को कमरे में भेज दिया। उस ग्राहक ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने लॉन्च पर छापा मारा। छापे के दौरान 2 महिलाएं एक कमरे में बंद अवस्था में मिली, जिन्हें अवैध तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए रखा गया था। पुलिस ने मौके से लॉन्च मैनेजर मस्तराम, वेटर विशाल और लड़कियां उपलब्ध कराने वाले शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि ये तीनों मिलकर लॉन्च को अवैध धंधे का अड्डा बनाए हुए थे। वहीं लॉन्च का मालिक रघु फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गुलमर्ग का मशहूर पर्यटन स्थल द्रंग कई महीने बंद रहने के बाद एक बार फिर सोमवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से ये पर्यटन स्थल बंद चल रहा था। अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा खतरे को देखते हुए कश्मीर के लगभग 48 प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था। इनमें द्रंग भी शामिल था। इस हमले ने पूरे क्षेत्र की पर्यटन गतिविधियों को गहरा झटका दिया था। तंगमार्ग स्थित द्रंग के फिर से खुलने का फैसला सिविल और पुलिस प्रशासन की सकारात्मक सुरक्षा रिपोर्ट के बाद लिया गया है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।